वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की कहानी मेरी जुबानी एक ऑसम से चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं बॉस। टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके यार देखो, ऑसम माना जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जामिनेशन में और आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो अगर उसके कंसेप्ट अच्छे से आपने रिवाइज कर रखे हैं, उनके फॉर्मूले सारे आपको याद है और आपको एप्लीकेशन करना आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट का। ओके सो उम्मीद करके चल रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से सारी सीरीज आप अच्छे सीख रहे होंगे। जो भी कंसेप्ट न्यूमेरिकल वाइज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, कंसेप्ट आप सीख रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे। और बढ़िया बात ये है कि यार आपको बहुत डिफरेंट कैटेगरी की सीरीज आपके पास है, राइट। एनसीईआरटी से रिलेटेड, टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, कुछ एसेशन रीजन भी हम डिस्कस करते हैं, राइट। एंड एज वेल एज लास्ट में जैसे मैंने आपके वादा किया है कि ग्राफिकल क्वेश्चंस भी इस बार दो मैं ऑसम तरीके से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के पॉसिबल ग्राफ डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है, चलो सर बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मिशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, जो भी मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं ना, उनमें जो भी कंसेप्ट और फॉर्मूला यूज होगा बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से नोट्स बनाना, बहुत ध्यान से लिखना, राइट। क्योंकि उन्हीं पे डिपेंडेंट क्वेश्चन एज इट इज आ सकती है या उनका सेम रिपीटेशन हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर, राइट। सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कूल, चलो पढ़ लेना। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखना बहुत जरूरी है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि क्या करना है बॉस। तो देखो यार, उसने बोला था वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन। देखो जब भी वो बात करे वॉल्यूम एक्सपेंशन की, राइट। अच्छा सर, वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहा है। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है एरियल एक्सपेंशन, एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की बात करें, कोएफिशिएंट, तो उसको गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात ये आपको दे रखा है, गामा दे रखा है आपको, कितना लिख लेते हैं 5 × 10⁻⁴ पर केल्विन, राइट। दैट इज 5 × 10⁻⁴ पर केल्विन। ये गामा की वैल्यू दे रखी है, समझ गए ना आप। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन। उत्तरी फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, ध्यान से समझना। इसने बोला फ्रैक्शनल चेंज बता दो सर, फ्रैक्शनल चेंज, क्योंकि चेंज की बात कर रहा है किसमें, इन डेंसिटी। डेंसिटी में देखो भाई, अगर चेंज निकालना है तो डेल्टा रो, और फ्रैक्शन बनाना है तो इनिशियल डेंसिटी से डिवाइड कर दो। लेट्स सी इनिशियल डेंसिटी रो नॉट है, ये आपने निकालना है। दिस इज कॉल्ड एज, देखो अगर चेंज पूछता तो ये निकालते, फ्रैक्शनल वैल्यू पूछ रहा है इसकी तो डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी, बस। कब, किस कंडीशन में, फॉर ए रेंज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर। अगर उस ग्लिसरीन के हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, रेंज मतलब उसका चेंज इन टेम्परेचर हम लेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। कम ऑन गाइस, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन। सो क्या करें, कैसे निकाले, डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, उसका फ्रैक्शनल चेंज। बेहतरीन तरीका बता रहा हूं आपको। जब भी वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेगा और डेंसिटी की बात करेगा, तो डेंसिटी वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में होती है rho is equal to rho naught 1 minus gamma delta t. Here we go, this is the formula you have to remember, very important for your exam। सपनों में देखने का बॉस। अगर डेंसिटी पूछेगा तो ये डेंसिटी आएगी जब उसने इतना टेम्परेचर रेंज किया, लेकिन वो चेंज ओवर ओरिजिनल पूछ रहा है, तो पता क्या करो, देखो ये निकालने के लिए रो नोट को अंदर मल्टीप्लाई करो, रो नोट हो गया सर, फिर इसको अंदर लेके जाओ माइनस रो नोट गामा डेल्टा टी। तो चेंज कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि ये माइनस है, 1 माइनस है, तो डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होगी ऑब्वियसली, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये कम होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, समझ ना, हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं इधर लेके आऊं रो माइनस रो नोट, तो यहां आ जाएगा माइनस रो नोट गामा डेल्टा टी, ठीक है। और हमें पता है ये ज्यादा है ये कम है, तो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो माइनस साइन है इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो पता है क्या होगा, ये हो जाएगा रो नोट माइनस रो, और ये जो माइनस साइन है प्लस हो जाएगा, तो रो नोट इंटू गामा डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चेंज हो गया, देखो इसको लिखेंगे डेल्टा रो, और यहां बच गया रो नॉट गामा डेल्टा टी। थारे वास्ते बना रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्वेश्चन को, बहुत मजा आ जाएगा। इससे डिवाइड कर दो तो डेल्टा रो ओवर रो, ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज गामा डेल्टा। ओ तेरी, अगर ये डायरेक्ट होता कि यार सर अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेगा और फ्रैक्शनल चेंज पूछेगा, क्या हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं? यस यस यू कैन, है ना। ये तो चलो मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बता दिया, अदरवाइज यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली मैन। इतनी जल्दी में तो 2-3 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं हम। कैसे, देखो ना, अगर फॉर्मूला याद होता तो गामा डेल्टा टी सब कुछ तो दे रखा है। देखो गामा कितना है, दिस इज 5 × 10⁻⁴, डेल्टा टी कितना है, दैट इज 40। चलो भाई मल्टीप्लाई करियो, दिस इज 200 10⁻⁴,
अरे भाई फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहा है ना, आंसर चेक कर लो किसके टर्म्स में दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है। तो ये जो ये है ना पावर ओवर हटाओ, तो इसको पता है क्या लिखोगे, 2 इंटू 10⁻², क्योंकि ये 2 जीरो है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लोगे 0.02 और 3 इतनी आ गई भाई है, फ्रैक्शनल चेंज है भाई ये, और यूनिट तो उसको होगी नहीं क्योंकि डेंसिटी ओवर डेंसिटी है। तो दिस इज द वैल्यू 0.02, कम ऑन गाइज, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम गाइज। सो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्या डायरेक्ट याद रखना है, कैसे यूज करना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने बोला ना आपको टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का बॉस ठीक है। जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं उसमें जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो बहुत औसम होने वाले हैं आपके वास्ते, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस साल आने वाले हैं। दैट्स वाई मैन, राइट। तुम्हारा टाइम भी बचेगा, कंसेप्ट भी सीखेंगे, सारे फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेंगे इन्हीं सारे क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन करने वाला हूं। हेलो, सो हियर वी आर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। चलो बस एक बार देख लो, एक बार पढ़ लो क्या गिवन है, क्या दे रखा है, मस्त तरीके से लिख लो, फिर उड़ाते हैं। बहुत ही अंडररेटेड टाइप का कंसेप्ट है ये, मस्त तरीके से आप इसको फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको फॉर्मूले को याद नहीं रखते, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा बनेंगे आपके एग्जाम में, राइट। उसने बोला टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ थर्मोकपल। देखो भाई, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ किसका, थर्मोकपल की बात कर रहा है। सबसे पहले तो आप समझो थर्मोकपल, राइट। ये कॉम्बिनेशन है दो मेटल्स का, मतलब एक तरीके से यू कैन से थर्मोकपल के बारे में इस तरीके से आप मान सकते हैं कि डिवाइस यू कैन से फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, राइट। और दो डिफरेंट मेटल इस तरीके से आप लेंगे, अलग अलग, ये मेटल 1 का बना होगा, ये मेटल 2 का, किसी एक पॉइंट पे इसको ज्वाइन करेंगे, है ना। यहां पे जो भी होगा इसको जंक्शन कहते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको याद होगा थर्मोकपल के बारे में, राइट। इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उसने बोला द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ थर्मोकपल इज 620 डिग्री सेल्सियस। इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, इन्वर्जन का जो टेम्परेचर है इसको लिखेंगे हम TI के नाम से, लिख दो मैं, चलेगा। TI ये दे रखा है 620 डिग्री सेल्सियस, इन्वर्जन टेम्परेचर इतना है। बहुत ध्यान से समझो आप, है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, राइट। उसने बोला द न्यूट्रल टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस। जो उसका न्यूट्रल टेम्परेचर है, एन लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है, दिस इज 300 डिग्री सेल्सियस। चलो भाई देखते हैं क्या पूछ रहा है ना, न्यूट्रल टेम्परेचर भी दे दिया ओके। देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन। लेट्स से दिस जंक्शन मे बी कोल्ड मे बी हॉट। इसने बोला कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, जो जंक्शन पे जो टेम्परेचर होगा उसको TJ लिख दूंगा मैं, जंक्शन है ये, TJ लिख दिया मैंने, समझ जाना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन बोला है, जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करो, बस इतना बोला है क्वेश्चन में, इतना बोला है। तो कैसे करेंगे ना बॉस, कैसे, देखो भाई, ये जो इन्वर्जन टेम्परेचर है और ये आपका एन मींस न्यूट्रल टेम्परेचर है। तो बेसिकली जो न्यूट्रल टेम्परेचर होता है ना दोस्तों, ये न्यूट्रल, ध्यान से समझना, ये होता है जंक्शन और इन्वर्जन टेम्परेचर का एवरेज, यानी जंक्शन प्लस इन्वर्जन टेम्परेचर का ये एवरेज होता है। ये आप याद रख देंगे थर्मोकपल के केस में, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको इस पे एक बार क्वेश्चन चूंकि आ चुका है किताबों में, बहुत मुश्किल से आपको पढ़ाया जाता है, नहीं मतलब पढ़ाया जाता है बट बहुत मुश्किल से आपने पढ़ा होगा, ऐसे समझो, ठीक है। तो जो न्यूट्रल टेम्परेचर है दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ जंक्शन एंड इन्वर्जन, बस यहां से निकाल लो, इसकी वैल्यू पुट करो, कितनी दे रखी है, दिस इज 300 एंड दिस इज TJ निकालना है, प्लस TI कितना है 620, राइट, और डिवाइड में 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 600, तो दिस इज TJ प्लस 620, ठीक है। इसको इधर लेके आओ तो 600 ये माइनस में आएगा, देखो 600 माइनस 620 एंड दिस इज TJ, राइट गाइज, राइट बॉस। तो यहां बचेगा -20 डिग्री सेल्सियस, देखो नेगेटिव में आ रहा है ना, जंक्शन का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, कोल्ड जंक्शन की बात कर रहा था। तो ऐसे निकालना है बॉस, ऐसे, यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, क्लियर। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, ये निकाल लेंगे। तो TJ जंक्शन का टेम्परेचर 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर माइनस T इन्वर्जन, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ऐसे भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करके आ जाएगा। वैसे जो इजी लगे ना वैसे याद रखो यार, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसपे बहुत ही रेयर बच्चे इनको रिवाइज करके जाते हैं, बट इन पे क्वेश्चन आने के काफी चांस हो जाते हैं। अभी मैंने देख रहा था मैं, जो आपका स्केल वाला फॉर्मूला नहीं है, टेम्परेचर कन्वर्जन वाला, उसमें भी क्वेश्चन आता है, तो मैं एक भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, तो दैट्स व्हाई आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी तो आ सकता है यार, समझो बात को, राज की बात है ये, है कि नहीं। चलो भाई देख लेते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यार हमारे पास, और बढ़िया तरीके से उसको पढ़ लेते हैं यार, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये भी देख लेते हैं यार, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। ओके जल्दी से पढ़ते हैं, जल्दी से। उसने बोला अ सेंटीग्रेड एंड अ फारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, एक सेंटीग्रेड है
ठीक है, सेंटीग्रेड है और एक फारेनहाइट है, राइट, यही बोला है ना उसने, थर्मोमीटर है जिनको डिप किया गया बॉइलिंग वाटर में। देखो भाई सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, एक है बॉइलिंग वाटर जिसमें उनको डिप किया गया, बॉइलिंग वाटर, बात समझो बात को, तो बॉइलिंग वाटर में डिप किया गया ऐसे ऐसे, ये बॉइलिंग वाटर है और बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होगा दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। भाई बॉइलिंग तो इस पे होगी, एक सेंटीग्रेड और एक फारेनहाइट स्केल, राइट, सेंटीग्रेड फारेनहाइट, इसमें डिप करा गया, इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी, समझो समझो समझो, जादू। ओके, द वाटर टेम्परेचर इज लोवर्ड अंटिल द फारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर 140 डिग्री सेल्सियस। मतलब फारेनहाइट जो टेम्परेचर है यहाँ पे TF, वो 140 डिग्री सेल्सियस उसने देखा, मेजर किया, है ना, रजिस्टर किया एक तरीके से, फारेनहाइट स्केल की बात कर रहा हूं, राइट। देन व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, है ना, मतलब पहले हम इसका टेम्परेचर की जो सेंटीग्रेड वाली स्केल है, राइट, उसने कितना टेम्परेचर मेजरमेंट किया वो निकालो, बट उसने बोला फॉल निकालना है। तो अगर केवल पूछता टेम्परेचर निकालो तो भाई निकाल लेंगे, लेकिन अगर फॉल पूछा तो फॉल का मतलब कैसे निकालोगे? फॉल का मतलब है बॉइलिंग वाटर कितना है आपका 100, उसमें से जो इसका आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आंसर आएगा, तब आंसर आएगा, क्योंकि फॉल पूछा है, फॉल इन टेम्परेचर पूछा है, उसकी कितना टेम्परेचर फॉल होगा, राइट, समझ गए ना, यस, कांसेप्ट समझो। अब देखो भाई TF गिवन है, TC निकालना है, हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू? बचपन से सिखाया गया तुम्हें फॉर्मूला, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, भूल गए हो ना, देखो आ जाओ। तो यार ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फॉर्मूला जिनको आप जल्दी से भूल जाते हो, जिनकी आप प्रैक्टिस नहीं करते, वैसे ही तो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पता है उनको यार, पता है उनको क्या छोड़ के जा रहे हो आप, ठीक है। तो देखो क्या करूंगा मैं, है ना, क्वेश्चन में क्लियर फॉल पूछा है, फॉल पूछा है ना, यस, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा T टेम्परेचर ऑफ फारेनहाइट -32 ओवर 180 इक्वल टू C सेंटीग्रेड वाला, यानी TC लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ओवर 100, बस हो गया भाई, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज, पुट ऑल द वैल्यूज, TC आ जाएगा, TC आ जाएगा। चलो TF बोलो कितना है, TF बोलो कितना है, दिस इज 140 -32 और ये 0 पहले से कैंसिल कर दो, नीचे बचेगा 18, इधर बचेगा TC और यहाँ बचेगा 10। अब क्या करेंगे सर, 140 में से 32 को आप सब्ट्रैक्ट करना, 1080 तो आएगा, एंड दिस इज 18 एंड दिस इज TC बाय 10। वाह क्या बात कर रहे हो सर, TC आ गया 108 इंटू 10 बाय दैट इज 18। चल भाई किससे कैंसिल कर सकते हैं हम, कैसे सॉल्व कर सकते हैं यार, ये देखो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, मैं सही कर रहा हूँ, ओके लेट्स सी, इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, राइट, 2 से 9 एंड दिस इज 5, राइट, और अगर मैं इसको भी कैंसिल करूं, इसको देख लो, इसको देखो, इससे कैंसिल करो इसको, ठीक है, 9 1 आएगा तो 1 बचेगा 2, उत्तरी 12 आ रहा है, उत्तरी 12 इंटू 5 बचा, दिस इज 12 इंटू 5, और TC आ गया आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस। अगर वो सेंटीग्रेड जो रजिस्टर करता एक्चुअल में टेम्परेचर वो करता 60 डिग्री, पर उसने फॉल पूछा है, तो फॉल कितना हुआ भाई, तो यहां से निकाल लो ना, 100 - 60 तो कितना बचा, 40 डिग्री का फॉल हुआ है, मतलब चेंज, 40 डिग्री का फॉल हुआ है, मतलब चेंज, क्लियर है। तो दिस क्वेश्चन डेडिकेटेड टू दिस फॉर्मूला, मतलब ये आपको याद रखना है, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेशन, चांस है आने के, भाई मस्त तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, टेंशन मत लो आप, इंपॉर्टेंट टाइप के हर कैटेगरी के हर कंसेप्ट को कवर अप करेंगे जिसके रिपीट होने के चांस होंगे, समझ गए ना बॉस, भावनाओं को समझ गए ना। और यार देखो कॉन्फिडेंस बना के रखो, और आप डरा वरा मत करो, ठीक है, एग्जाम आपका पास आ रहा है, हालांकि दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, एंड इट्स नॉट अ बिग 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 प्रॉब्लम, इट्स अ नेचुरल थिंग मैन, राइट। सो बस आपने प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, माइंड को रिलैक्स भी रखना है, खुश भी रहना है, और एंजॉय भी करना है, और स्टडी तो करनी ही है, ऑब्वियसली ड्रीम आपका पक्का आपको मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके भाई लोग, सो क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंसेप्ट भी बेहतरीन है, प्यारा सा छोटा सा, लेकिन क्वेश्चन आने के चांस मस्त होते हैं, ठीक है। चलो भाई चलो देख लेते हैं। उसने बोला था पावर रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज P, एक ब्लैक बॉडी ले लेते हैं, लेट्स सी, एक हमारी ब्लैक बॉडी है BB मतलब BB की वाइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, BB ओके। सो ये ब्लैक बॉडी है, तो ये कुछ पावर रेडिएट कर रही है, चलो भाई कर लो, हमारे क्या जा रहा है, कर लो, और जो तो पावर रेडिएट हो रही है वो P दे रखी है, मान ले P1 मान लो, उसको इनिशियल पावर है कि नहीं। अब देख ले किसी ने पर्टिकुलर टेम्परेचर तो कर ही रही होगी, एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ λ0, मतलब अगर ये मैक्सिमम वेवलेंथ को रेडिएट कर रही है, नो मैक्सिमम एनर्जी, राइट, मैक्सिमम एनर्जी बोले ना, हाँ मैक्सिमम एनर्जी, अगर ये मैक्सिमम एनर्जी को रेडिएट कर रही है किस पर, एट λ1 दे रखा है λ0, इतनी वेवलेंथ पे,
अच्छा, पावर रेडिएशन की बात कर रहा है, मतलब रेडिएशन लॉ का यूज करेगा। हम यहाँ पे वेवलेंथ भी दे रखी है इसकी, हो रहा है होले होले। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सच दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट द वेवलेंथ ऑफ 3 टाइम्स या 3/4 टाइम्स एक्चुअली। अब अगर इसका टेम्परेचर पहले T1 था, कुछ T2 कर दिया आपने, टेम्परेचर बदलते ही जब इसने मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करी तो किस वेवलेंथ पे करी, वो दे रखी है 3 लैम्डा नॉट, इसकी 3/4 टाइम्स ये दे दी। पता क्या पूछ रहा है पता क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है द पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम्स NP। तो अब ये जो पावर रेडिएट कर रहा है, पहले कर रहा था इतनी P2, वो कर रहा है N टाइम्स ऑफ इनिशियल पावर, ये कर रहा है। तो बताओ ये जो N है ये कितना होगा। अच्छा है, मतलब कंसेप्ट बताया तो बेसिक भी है, ठीक है। तो बताओ अब ये जो पावर रेडिएट कर रहा है, टेम्परेचर बदलने से उसकी वेवलेंथ बदल गई है ऑब्वियसली। सो जब टेम्परेचर बदलने से वेवलेंथ बदल रही है, याद आया विन्स लॉ। और जब पावर रेडिएशन की बात कर रहा है, याद आया स्टीफन्स लॉ। यार इंटर रिलेटेड है भाई, भावनाओं को समझो यार। पावर रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ब्लैक बॉडी, राइट। सो यू कैन राइट P1 ओवर P2, यू कैन राइट T1 ओवर T2 की होल पावर 4। और याद करो T1 T2 दे ही नहीं रखे, बट विन्स लॉ बोलता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है T की। मतलब अगर λ1 ओवर λ2 लिखूंगा मैं मैक्सिमम में, तो T2/T1 आएगा। कई को भाई, क्योंकि 1/T है, हमें चाहिए T1/T2, तो निकालो यहां से रिवर्स करके, तो आएगा λ2/λ1। तो जहां पे टेम्परेचर नहीं दे रखा है वो ये लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हमें वेवलेंथ दे रखी है या। तो चलो T1 T2 की जगह लिखेंगे λ2/λ1 की होल पावर 4। चल भाई λ2 कितना है सर, कितना है सर, 3 λ0/4 है हाँ सर बात तो सही है। और λ1 कितना है सर, ओ का λ0 उत्तरी। अच्छा भाई ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या यार। अच्छा तो ये P1 ओवर P2 आ रहा है बॉस, हाउ मच, दिस इज 3, ओ नो दिस इज नॉट 2, दैट इज 4, रिमेंबर। हाँ सिली मिस्टेक, हाँ जल्दी करने के चक्कर में। सो हाँ चेक कर लिया करो, ठीक है। सो 3 का 4 करेंगे अगर आप, दैट इज 81 बदिया। 4 का 4 करेंगे 256। अरे भाई 4 की पावर 4 256 ही होएगा ना। उसने बोला P2 निकालो, वो N टाइम्स P के है, कर लेंगे क्या, कर ले, लिख दो यहीं पे लिख दो, N ही तो निकालना है। P2 की जगह लिख दो NP, P से P कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/N, यहाँ बचेगा 81/256। हमें तो N निकालना है, तो N रिवर्स करो, उसको रिवर्स करो तो कितना आ रहा है, N आ जाएगा 256 बाय दिस इज 81। चेक इट आउट। कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, 2 कंसेप्ट आ गए देखो इसमें, ये देखो रेडिएशन का लॉ, ये देखो विन्स लॉ, 2 कंसेप्ट आ गए इसमें, मजा आ गया यार। दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, क्या बात कर रहे हो यार, कर लेंगे ना। अगर चलो आगे बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जल्दी से पहले पढ़ लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रही है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसको क्वेश्चन को ना समझना बहुत जरूरी है, उससे दोस्ती करना बहुत जरूरी है। एक बार उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, उसमें यूज होने वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो कैसे क्वेश्चन नहीं होगा यार, क्या बात करो, मैं साथ में हो ना, मिलके फोड़ेंगे। उसने बोला अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h, ठीक है। मेरे पास आइस का एक पीस है, आइस का एक पीस है और ये किसी हाइट से फॉल कर रहा है जिसकी हाइट है h, ठीक है। आइस का पीस है, ध्यान दियो। पता क्या बोल रहा है, उसने बोला सच दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली मेल्ट कर जाता है। अच्छी बात है, ठीक है। ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस, केवल जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना वो 1/4 ही उसने एब्जॉर्ब करी है ना, 1/4 केवल। बाकी की जो हीट है, ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल, देन द हाइट h इज। चलो भाई देख लो, मान लिया इतनी हाइट से इसको नीचे गिराया जा रहा है, तो पता क्या बोल रहा है, इसने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, राइट, इसकी टोटल जो एनर्जी है, देखो टोटल एनर्जी कितनी है इसके पास फिलहाल, mgh। उसने बोला इसके मेल्टिंग में केवल टोटल एनर्जी की 1/4 एनर्जी ही केवल यूज हुई, बाकी बेकार हो गई, एक तरीके से अदर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे पता है, इसको मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, याद करो, मेल्ट करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, आइस को मेल्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए m/L। तो ये जो एनर्जी है जो इसको चाहिए m/L, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/4 ऑफ जो उसके पास इनिशियल एनर्जी है किसी हाइट पे u।
U की 1/4 और ये क्या होती है m इंटू एल, ठीक है, और ये है 1/4 और टोटल एनर्जी उस हाइट पे कितनी है mgh। देखो बेसिक सा कंसेप्ट है। तो बताओ h की वैल्यू कितनी होगी, उसने पूछा हाइट बताओ कितनी हाइट से उसको फोल्ड किया जा रहा है। तो m से m हो गया कैंसिल, ये 4 इधर आएगा 4l, यहाँ बचेगा g इंटू एच, तो h आ गया आपके पास दैट इज 4l/g। पुट कर दो सारी वैल्यूज, वॉट एवर द वैल्यूज गिवन यू जस्ट पुट हियर एंड दिस इज द कंसेप्ट। कुछ बात समझ में आई? मतलब जितनी इसके पास एनर्जी है उसमें से केवल 1/4 पार्ट इसने यूज करा मेल्ट होने के लिए, बाकी वेस्ट हो गया, तो वो 1/4 ही यूज करेंगे ना हम भी कैलकुलेशन में, है कि नहीं। चलो एल देखो, लेटेंट हीट कितनी दे रखी है 3.4 10⁵ दे रखी है, 4 × 3.5 × 10⁵ कितनी है यार, दैट इज 5 है ना, और जी की वैल्यू तो 10 है ही, दैट इज 5 और जी की वैल्यू आपकी 10 है ही, एक ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये बच जाएगा आपका 4 × 3.5 × 10⁴। मेरे ख्याल से तो यही है यार, बाकी आप एक बार देख लेंगे। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h कितना आ रहा है सर 4 × 5, हाँ 2 आएगा, 4 × 5 दैट इज 20 एंड दैट इज 0 2 एंड 14 राइट, 14 और एक पॉइंट इंटू 10⁴। तो h इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/4 और एक 0 और ले लो और यहाँ 10⁻³ बचेगा, तो ये हो गया 140 किलोमीटर की हाइट से उसको आपने छोड़ा होगा। 140 किलोमीटर, चेक करें आप, 140 किलोमीटर है, 140 आ रहा है क्या, 3.4 है क्या, अरे यार सॉरी मैंने 3.5 लिख दिया, चलो आप कर लेंगे वैसे, चलो कर देता हूँ, 3.4 दे रखा है उसने, मैं अभी ढक्कन ही नहीं हूँ यार, ठीक है 3.4 दे रखा है। अगर 3.4 होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4 × 4 दैट इज 6 एंड दैट इज 13 हो गया, लो एस करो, तो इसको आप लिखेंगे एस 13 6, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻3, तो 136 किलोमीटर, इतना है, बस खत्म। इतनी हाइट से आपने उसको फॉलो किया है, खत्म यार। कंसेप्ट समझो, बस कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है उसके बाद, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे, ये कहानी मेरी जुबानी आप समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, कंसेप्ट को लिख रहे होंगे, नए जो भी फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं किस तरीके से सॉल्व करना है स्टार्ट की कंडीशन पे। क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हैं ना, ऑसम मैन ऑसम, सारा का सारा चैप्टर जितना भी है ये आपका कवर अप होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी के कंबाइंड क्वेश्चंस। फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन छूटते हैं हमारे इन चैप्टर से आने वाले। हो ही नहीं सकता, मैं होने भी नहीं दूंगा, बस देखते रहो, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो, लास्ट में मेरे को गिफ्ट दे देना अपने रिजल्ट के रूप में, फिजिक्स में हाईएस्ट स्कोर एज वेल एज ओवरऑल हाईएस्ट स्कोर। आपको आपका ड्रीम कैंपस मिलना चाहिए, मेरे को मेरा ड्रीम स्कोर इन फिजिक्स मिलना चाहिए, राइट, एंड दैट वुड बी माय बेस्ट गिफ्ट होने वाला है, राइट, समझ गए। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, बहुत खुश हो रहे हो सर, बहुत खुश हो रहे हो, होना भी पड़ेगा। तो ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा लेंदी है, मतलब उसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डरने का नहीं उसको देख के, बस पढ़ लेने का, कंडीशन समझ लेने का, उसको लिख देने का, कंसेप्ट अप्लाई करने का, क्वेश्चन हो जाने का। वाह क्या बात कर रहे हो सर। चलो देख लेते हैं। सिलिंड्रिकल मेटालिक रॉड इन थर्मल कांटेक्ट विद द टू रिजर्वायर्स ऑफ हीट एट इट्स टू एंड्स कंडक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट दैट इज क्यू इन टाइम टी। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग रॉड है, सिलिंड्रिकल है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है जी, ऐसे समझे आप। पता क्या बोल रहा है, दोनों एंड इसके कहीं पे रिजर्वायर के टच में है, सपोज करो इधर ऐसे कुछ है, सपोज करो इधर ऐसे एक रिजर्वायर है, इससे कुछ टेम्परेचर T1 होगा, इधर कुछ T होगा, मान लिया T1 इज ग्रेटर देन T, तो हीट इधर से जाएगी इसमें हीट, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम लग रहा है स्मॉल t, समझ गए, ऐसा कुछ बोल रहा है। इसकी कुछ लेंथ होगी ओरिजिनली इतनी, और इसका कुछ रेडियस भी होगा दैट इज r ऑब्वियसली, ठीक है, सिलिंड्रिकल है ना यार। तो वो कंडक्ट कर रहा है Q हीट इन टाइम t, तो अगर ये Q हीट कंडक्ट कर रहा है टाइम t में, तो उसका जो रेट होता है Q/T, उसको हम कैसे लिख देते हैं, KA डेल्टा T/L, ये लिखते हैं। और इसका जो एरिया लेंगे, चूंकि इससे पास हो रही है, तो एरिया क्या होगा इसका क्रॉस सेक्शनल, दैट इज πr²। बात तो समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या बोल रहा है, उसने बोला द मेटालिक रॉड इज मेल्टेड, अब इस रॉड को हम मेल्ट कर रहे हैं, फिर हो सकता है उसको रिकास्ट किया जाए, रिफॉर्म्ड किया जाए, राइट, एंड द मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू ए रॉड ऑफ द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल रॉड, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड, ओके, व्हेन प्लेस्ड इन थर्मल कांटेक्ट विद द टू रिजर्वायर, ओके, इन द टाइम t, सेम टाइम उसने मान के चला है, राइट। चलो पता क्या बोल रहा है, इसको दोबारा से पहले मेल्ट किया, मेल्ट करके एक नई रॉड बना दी, और वो इस तरीके से बनाई
कि उसकी जो रेडियस है अब R2 वो पहले की रेडियस के जो भी थी R उसकी हाफ है। यार एक बात बताओ, जब उसकी रेडियस चेंज होगी तो उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी ना। इनिशियल लेंथ L है, अब सपोज करो L डैश हो गई, तो हमें नहीं पता वो कितनी और निकालनी पड़ेगी। रेडियस तो चलो उसने बता दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हीट है ना, ये जो Q निकालना है तुमने, अगर टोटल टाइम के लिए निकालना है तो इसको कैसे लिख लोगे Q को, आप इसको लिखो KA डेल्टा T बाई L इंटू टाइम T। अब देखो, अगर ध्यान से देखो आप, डेल्टा T सेम रखा, K सेम है, टाइम सेम रखा, तो इस पे और इस पे डिपेंड कर रही है, Q डिपेंड कर रही है डेल्टा T ओवर L। नो नो नो, एरिया क्या है, पाई R स्क्वायर, पाई को भी हटा दो R, तो R स्क्वायर ओवर L पे डिपेंड कर रही है। ये समझो बात को, अरे ये समझो बात को यार, क्या बात कर रहे हो यार। मतलब ये जो हीट है वो रेडियस और लेंथ के चेंज होने से चेंज होगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो मैं पता क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल ओवर फाइनल R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर इंटू, चूंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, L2 ओवर L1। दिस इज इक्वेशन नंबर A। क्या बात कर दी बॉस, दिस इज इट। अब तुम्हें क्या करना है, देखो R1 पता है, L1 पता है, L2 नहीं पता, R2 पता है, कितनी R/2, ये दे रखी है, पहले दे दी उसने, बट लेंथ निकालनी पड़ेगी ना। देखो चूंकि इस मोटी वाली रॉड को जिसकी रेडियस R थी, इसको पतली रॉड में बना दिया, मेल्ट करने के बाद वॉल्यूम तो सेम रहेगा। इस प्रोसेस में वॉल्यूम तो सेम ही रहता है भाई, उसको मेल्ट वेल्ट करके एक छोटी सी पतली सी रॉड में कन्वर्ट कर दिया, थिन रॉड में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम तो सेम ही है। उसकी हेल्प से देखो क्या होगा हमारी हेल्प, तो वॉल्यूम इनिशियल जो था वही फाइनल होगा। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, सिलेंडर का, याद करो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, चलो लिखो, पाई R स्क्वायर L होता है ना, तो R1 L1 यहाँ लिखेंगे पाई R स्क्वायर टू L2, पाई से पाई कैंसिल। अब R1 कितनी है, R है सर, L1 कितनी है सर, L है, R2 कितनी है, R/2 है सर, ध्यान से समझना, और L2 निकालनी है सर। तो यहाँ बन गया R स्क्वायर इंटू L, यहाँ बन गया R स्क्वायर बाई 4 इंटू L2, R स्क्वायर कैंसिल। देखो L2 ये 4 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4L। L2 यहां पुट कर दो आंसर, Q1 Q दे रखी है इनिशियल, Q2 निकालनी है, R1 R, R2 R/2 का होल स्क्वायर। L2 कितनी है, अभी निकाली 4L, और L1 कितनी है L, ये हो गया कैंसिल, R कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी है, इनटू ऊपर भी 4 बचा, तो यहाँ बचा Q ओवर Q2। नाउ यू कैन सी मैन, नाउ यू कैन सी Q ओवर Q2 इज इक्वल टू 16, हमें निकालना है Q2 हो जाएगी Q/16। दिस इज योर आंसर। मतलब अब इसमें से जो हीट फ्लो करेगी इस कंडीशन में Q2, वो ओरिजिनल हीट की 1/16 हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसकी रेडियस कम कर दी आपने और लेंथ बढ़ा दी, और लेंथ बढ़ने पे समझ रहे हो ना क्यों कम हो रहा है बॉस। तो दिस इज ऑसम क्वेश्चन, ऑसम कॉन्सेप्ट, बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे, आप कर सकते हैं। तो फाइनली यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट, की कंसेप्ट क्या है, कैसे यूज करना है, किस तरीके से आपने ध्यान देना है इस चीज पे, क्या फैक्टर वो चेंज कर रहा है उस चीज पे ध्यान देना, कहने का सीधा सा मतलब है। चलो भाई लोग, ठीक है, आप समझ गए होंगे आंसर, ठीक है, कंसेप्ट भी समझ गए होंगे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़े, मिशन अपना आगे चलाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको चेक करें, चलो देख ही लेते हैं। ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है। जितने भी क्वेश्चन अभी हमारे पास बचे हैं ना, 3-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को, जितने बचे हैं ऑसम है भाई, मजा आएगा भाई, हर कैटेगरी का कंसेप्ट कवर हो जाएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला था रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इंसिडेंट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ अर्थ 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो देखो सन है हमारे पास, ये है भाई, ठीक है, इससे एनर्जी रेडिएट हो रही है सन से, और यहाँ पे अर्थ है हमारी, सपोज करो ये अर्थ है हमारी, और यहाँ पे जो रेडिएट होके एनर्जी जा रही होगी, है ना, इस पे जो एनर्जी इंसिडेंट कर रही है, सन से निकलने वाली अर्थ पे जो एनर्जी जा रही है वो दे रखी 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू दे दी 20 किलो कैलोरी पर ओके मीटर स्क्वायर। अच्छी बात है सर, बढ़िया है सर, बढ़िया। तो क्या बोल रहा है भाई, उसने बोला व्हाट वुड हैव बीन द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द अर्थ सरफेस इफ द सन हैड अ टेम्परेचर ट्वाइस द प्रेजेंट वन। मतलब लेट्स सी सन का इनिशियल टेम्परेचर T है, अगर उसका टेम्परेचर हम डबल कर दे तो बताओ वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा जो अर्थ के पास जाएगी। यार सीधी सी बात है, रेडिएशन लॉ अप्लाई कर दो, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, टेंशन नहीं लेने का। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो एनर्जी, याद करो स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी जो होती है टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ गए, खत्म होगी कहानी। इनिशियल फाइनल T2 पे T1 पे, तो लिखेंगे T1 बाई T2 पे
4। चलो भाई वैल्यू पुट करो, T1 कितना है T, T2 कितना है 2T की पावर कितनी है सर 4, इनिशियल एनर्जी कितनी है सर 20 डिवाइड में Q2, T से T कैंसिल, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 को क्या लिखते हैं सर, दैट इज 1/32। नो नो नो, क्या कर दिया मैंने, 5 होता है वो तो, दैट इज 16 राइट। तो Q2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 16, तो ये आएगा 320 है ना कैलोरी पर मीटर। अच्छा ये किलो में है तो किलो ही लिखेंगे ना, किलो में 320 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। एक बार यूनिट चेक कर लेना, एक बार यूनिट चेक कर लेना, यस यस किलो कैलोरी है राइट। तो यूनिट पे भी ध्यान देना होता है, बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चन को करना होता है, और ये डायरेक्ट ही होगा। देखो भाई कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई एक स्टार है ए, उसकी रेडियस है R1, टेम्परेचर है T1, फिर दूसरा स्टार है बी, इसकी रेडियस है R2, उसका टेम्परेचर है T2। या अगर ये नहीं बोलेगा, टेम्परेचर नहीं गिवन होगा, इससे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है लैम्डा 1 पे मैक्सिमम एनर्जी, इस पे लैम्डा 2 पे मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो बताओ इनका पावर रेडिएशन का रेशियो क्या होगा। देखो भाई पावर P1 और P2 अभी लिखा था मैंने, टेम्परेचर गिवन है तो T1/T2 की पावर 4 हो जाएगी, और अगर रेडियस भी गिवन है तो R1/R2 की पावर 2 हो जाएगी। ये फॉर्मूला यूज करना, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी टेम्परेचर भी गिवन हो, रेडियस भी गिवन हो, तब इससे पावर रेडिएशन आप निकालेंगे राइट। रेशियो पूछेगा रेशियो, P1 दे देगा P2 पूछेगा तब निकालेंगे। अगर सर टेम्परेचर नहीं दे रखा है तब क्या करेंगे, देखो P1 ओवर P2 विंड्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो टेम्परेचर और वेवलेंथ में इनवर्सली रिलेशन होता है। T1 और T2 जगह लिखेंगे आप लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 की पावर 4 और R1 ओवर R2 तो एज इट इज ही रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट भी बता रहा हूं मैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा किस टाइप का आएगा ध्यान से समझना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूं भाई, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा भाई देखो करके आना यार, करके आना ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑसम है, जो भी है बढ़िया है, बेहतरीन है, मस्त तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं ठीक है। ओके भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत खोटा है, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो नहीं होगा, लेकिन बहुत प्यारा सा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट आ जाते हैं, तो जितने छोटे उतने खोटे होते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आना। देखें हैव अ लुक। सो उसने बोला द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 40 ग्राम एल्यूमिनियम है मेरे पास, 40 ग्राम एल्यूमिनियम है, इसकी थर्मल कैपेसिटी बतानी है, थर्मल कैपेसिटी। जब भी वो थर्मल कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, ये होता है M इंटू सी, ठीक है। सी क्या है दे रखी है, सी दे रखी है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर कैल्विन राइट। स्पेसिफिक हीट यार, या MS लिख दो या सी लिख दो, उसने S दिया है तो आप S भी लिख सकते हो ठीक है। चलो तो थर्मल जो कैपेसिटी आएगी यानी TC वो आएगी MS, और इसकी वैल्यू दे रखी है, चूंकि S की वैल्यू आपको दे रखी है S, व्हाट इज दैट 0.2 कैलोरी पर ग्राम कैल्विन, तो ये CGS में तो 40 ग्राम को ग्राम में ही रखना है, बात खत्म। 40 ग्राम इंटू S की वैल्यू कितनी, ये पुट कर दो, तो कितना आ गया 8 ही आएगा बस, क्योंकि 0 से 2 कैंसिल हो गया, 8 आ गया TC की वैल्यू। लेकिन उसने जो आंसर करा है वो किया जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको 4.2 से मल्टीप्लाई करो, 16 33 पॉइंट इतना आ गया ठीक है, इतनी आ गई थर्मल कैपेसिटी ठीक है। चेक करें आप, सही किया मैंने, 33.6 यस 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 जूल पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर टीसी। तो बस टीसी जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो ये होती है। यूनिट वगैरह का ख्याल रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको यूनिट में गलती कर दिया, फॉर्मूला गलत कर दिया, देखो इतना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सारे कंसेप्ट समझ रहे हैं और इनको अप्लाई करेंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और ऑसम तरीके से जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मैं ये भी उम्मीद करता हूं उनको आप खुद भी सॉल्व करेंगे ठीक है। जब तक आप फंसोगे नहीं तब तक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे नहीं ठीक है। जब हम फंसते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो दिमाग खराब करती है, दिमाग खराब करती है तो दिमाग एक्टिवेट भी होता है कि यार इसका सॉल्यूशन कैसे करूं। तो खुद से भी करना है, अगर जीतना है तो खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना ठीक है। हम हेल्प कर रहे हैं ना आप लोगों की राइट। हम सब जितने भी टीचर्स लोग होते हैं यार, लाइक यूट्यूब पे जिससे भी आप पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू, कम ऑन। मतलब जो मंजिल पे आप चलने जा रहे हो, जो टारगेट लेके आप चलने जा रहे हो सकता है आप अकेले चलो तो थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन साथ में अगर चलेंगे तो हो सकता है हम बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे। बस यही है जो इसको इंसान समझ जाता है वो बहुत जल्दी से आगे निकल जाता है राइट बॉस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बहुत लेक्चर दे रहे हो आजकल, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो कंसेप्ट आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा, मस्त तरीके से आप रिवाइज करके जा सकते हैं, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट कभी कभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो दैट्स व्हाई बनता है, इतना तो बनता है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑसम है, उसमें बोला 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस ठीक है। आइस क्यूब है आपके पास ठीक है, और इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो मास दे रखा है दैट इज 10 ग्राम ठीक है, 10 ग्राम ओके। सो रिलीज्ड इन द टम्बलर वाटर इक्विवेलेंट 55 ग्राम,
ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट। एक टम्बलर है, उसमें इसको रिलीज किया जाता है और उसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, यानी मास ऑफ वाटर मान सकता हूं मैं 55 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ आइस है, आइस। ठीक है, समझ जाएंगे आप, बिल्कुल समझ जाएंगे सर। एट 40 डिग्री सेल्सियस, और टम्बलर में जो वाटर है इसका जो टेम्परेचर दे रखा है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, कूल। Assuming that the negligible heat is taken from the surrounding से कोई हीट नहीं ली गई है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। The temperature of the water in the tumbler becomes nearly, तो बताओ उस टम्बलर में टेम्परेचर ऑफ वाटर अब कितना हो जाएगा, यानी वाटर का न्यू टेम्परेचर आपने निकालना है। समझ गए ना आप, समझ गए ना बॉस, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ वाटर ज्यादा है, आइस का टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर अगर ज्यादा है तो वाटर हीट सप्लाई करेगा आइस को, मतलब वाटर हीट लॉस करेगा और आइस हीट गेन करेगी, बस खत्म। और जब आइस हीट गेन करेगी तो पहले मेल्ट होगी, फिर टेम्परेचर रेज करेगी अपना। भाई पहले मेल्ट भी तो होगी ना 0 डिग्री से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, उसके बाद इंक्रीज कर लेगी अपना टेम्परेचर। ठीक है, 0 से 0 पे, सॉरी मेल्ट होगी तो 0 से 0 पे, मतलब अभी सॉलिड है तो वाटर 0 पे बनेगा। तो इसमें दो चीज यहाँ पे जा रही है, तो सीधा सा प्रिंसिपल है यहाँ पे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब दिस इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड हॉट वाटर एंड आइस, बस खत्म। तो हम यहाँ यूज करेंगे कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल, यानी हीट लॉस्ट किसने की है और हीट गेन किसने किया, राइट, ये यूज करना है। अब चलो, हीट लॉस किया अपनी वाटर ने। जब हीट लॉस कर रहा है वाटर किसी टेम्परेचर पे, मान लो उसका टेम्परेचर पहले इतना था, अब इतना हो गया, ठीक है, टी डब्ल्यू डैश को टी मान लो, आप टी मान लो, मैं मजा आएगा। तो जब हीट टेम्परेचर के चेंज करने पे होती है तो वो एम एस डेल्टा टी यूज करते हैं, और जो हीट फेज चेंज करने पे हो, टेम्परेचर ना बदले, जैसे आइस सॉलिड से वाटर बन गई, टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फेज चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर नहीं बदला, तब m इंटू एल यूज करते हैं, इतना तो पता ही होगा। जब टेम्परेचर रेज हो तो ये यूज करते हैं, फेज चेंज हो, टेम्परेचर ना बदले तो ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे वाटर का केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम यूज करेंगे मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी कितना है, इनिशियल था 40, बाद में कितना हो जाएगा टी, तो 40 माइनस टी, भाई यही हो रहा है ना चेंज, राइट, इक्वल टू हीट गेन किसने करी, आइस ने। तो आइस क्या करेगी, पहले सॉलिड से वाटर बनेगी 0 पे ही, तो m इंटू एल, ये आइस का मास है, प्लस फिर वो जब 0 पानी बन जाएगी, फिर उसको हीट तो दे ही रहे हैं हम, अब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम लिखेंगे मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट, चूंकि पानी बन गया वाटर की लेंगे, इंटू डेल्टा टी, राइट बॉस, राइट। चलो भाई, मास ऑफ वाटर कितना है 55, स्पेसिफिक हीट चूंकि ग्राम में है, सीजीएस में है, तो एस की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। 40 माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ आइस कितना है सर, दिस इज 10, लेटेंट हीट कितनी है दे रखी है क्वेश्चन में, लेटेंट हीट दे रखी है, यस 80, वैसे भी आपको याद होता है कैलोरी पर ग्राम, तो दिस इज 80 प्लस मास ऑफ आइस 10, स्पेसिफिक हीट चूंकि आइस वाटर बन चुकी है तो 1 ही रहेगा, डेल्टा टी क्या लेंगे, उसका इनिशियल टेम्परेचर है 0, और जब वो अपना टेम्परेचर रेज करेगी, लेट्स से टी तक गई, तो टी फाइनल है और इनिशियल 0 है कि नहीं, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई 55 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब 55 का 40 मल्टीप्लाई 0, 4 इंटू 5 0, 4 इंटू 5 20, 22, इतना आ गया माइनस 55 टी इक्वल टू यहाँ पे 800 और प्लस 10 टी। ओके, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो भाई यहां पे आ रहा है 2200 माइनस 800 इक्वल टू 55 में 10 ऐड करो 65 टी, इसको सॉल्व करो 1400 बच रहा है एंड 65 टी, और टी आ रहा है आपका जो नया टेम्परेचर आ रहा है वाटर का मिक्सचर में, दैट इज बाय 65, इतना आ रहा है डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड वगैरह कर लो यार, ये आएगा लगभग जब इसको डिवाइड करोगे 21 पॉइंट क्या लिखूं 21.35 समथिंग आना चाहिए डिग्री सेल्सियस, तो लगभग आप इसको लिख सकते हो। नो इतना क्यों आएगा, इसने आंसर दिया है 22, तो इसके आसपास आना चाहिए, राइट। तो भाई 21 पॉइंट, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं यार। जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 21.535 समथिंग ऐसा आएगा कुछ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो लगभग अगर ये 21.5 है तो लगभग उसको 22 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं दे रखा है, तो इट जस्ट नियर अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस। सो बस कंसेप्ट पे ध्यान दो, आपने कैसे करना है, गाइस समझ में आई बात, कंसेप्ट कैसे यूज करना है, कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट। चूंकि पानी का टेम्परेचर ज्यादा था, आइस का कम था, तो पानी हीट देगा, आइस हीट लेगी, आइस पहले मेल्ट करेगी फिर टेम्परेचर रेज करेगी, दैट्स व्हाई यहाँ पे दोनों एनर्जी आपने ली है। तो इसने हीट गेन की तो ये टोटल, और इसने हीट लॉस्ट की
40 से T तक जाने के लिए। इसने अपना टेम्परेचर रेंज किया 0 से T तक आने के लिए। समझ गए? कूल कूल, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दिस इज द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड आइस। अब लास्ट आज का क्वेश्चन करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। एक ही क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना भी आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वेरी ऑसम कॉन्सेप्ट, राइट? आपको पता है इसके क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। समझ गए ना बॉस? ओके बॉस, सो लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बोला जल्दी से पढ़ लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे है और 2020 और 2021 में क्वेश्चन आया था, 22 में नहीं आया, तो 23 में भी आ सकता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक सब टॉपिक आप मान के चल सकते हो, राइट? चलो देख लेते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं कर रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन फिर उसी वे में आप कर सकते हैं, राइट? उसने बोला एन ऑब्जेक्ट कैप्ड इन ए लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए हमारा रूम है, चलो भाई ठीक है, और इस रूम का जो एयर टेम्परेचर है, रूम का जो टेम्परेचर है एयर का, ठीक है, उसको हम सराउंडिंग टेम्परेचर मानेंगे, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छी बात है, इस रूम का, ठीक है, आपके रूम का टेम्परेचर इतना है, ठीक है। उसने बोला टेक्स 12 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। एक जो ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल टेम्परेचर है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 80 डिग्री से कूल हो रहा है 70 डिग्री में, टाइम ले रहा है जाने में 12 मिनट्स का टाइम लग रहा है। पहले इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 80 था, आफ्टर 12 मिनट 70 हो गया, ऐसे बोल रहा है, ठीक है, कूल। अब फिर क्या बोल रहा है? अब बोल रहा था टाइम टेकन टू कूल फॉर दिस सेम ऑब्जेक्ट 70 टू 60 डिग्री। अगर इस ऑब्जेक्ट का आप देखो 70 है, आफ्टर सम टाइम इसका उसने बोला 60 डिग्री हो गया, तो बताओ कितना टाइम लगा? अरे भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या बात कर रहे हो? यस। अब कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? देखो, जब 80 से 70 गया पहली इक्वेशन इससे बनाएंगे, फिर 70 से 60 गया दूसरी इक्वेशन इससे बनाएंगे। और आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला जो मैं यहां लिखूंगा। देखो, पहले इसको मान लो T1 टेम्परेचर, इसको मान लो T2, पहले वाले केस में, ठीक है, जब यहां से यहां जा रहा है तो हम लिखेंगे T1 माइनस T2, यानी हाई माइनस लो, पहली वाली रेंज, डिवाइड में जो पहला टाइम था T1, राइट, इक्वल टू 1/k कांस्टेंट होता है। ये मतलब याद रखना पड़ेगा तुम्हें फॉर्मूला, ठीक है। फिर इनकी एवरेज वैल्यू T1 प्लस T2/2 माइनस T0। ये वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। लोग अगर तुम वाला रिलेशन यूज करोगे तो टिपिकली आप फंस जाओगे, तो इसका आप यूज कर सकते हो नॉर्मली, राइट। चलो, अब हम पहले 80 से 70 के लिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि k हमें नहीं पता है, हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, एक k निकालना पड़ेगा, तब जाके हम 70 से 60 अप्लाई करेंगे। तो T1 है ये, T1 कितना है 80 माइनस T2 कितना है 70, तो 10 बचेगा। T1 कितना है 12, 1/k, यहाँ पे आएगा 80 प्लस 70, राइट, बाई 2 और माइनस यहाँ पे 25। ये है सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना, रूम का टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको 10 ही लिखो, यहाँ पे 12 लिखो, 1/k लिखो, और देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो 80 प्लस 70 माइनस 50 और बाई आ गया 2। जितना इजी बना सको कैलकुलेशन, टेंशन मत लो आप, इसको एज इट इज रखो, ठीक है। तो 1/k, ओके, कूल 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 कूल, सुपर कूल। देखो ये 50 है, 70 माइनस 50, 20 ये 100 नहीं हो गया, देखो 80 प्लस ये इसका इनका सब्ट्रैक्शन और बाई 2, कम ऑन, देखो इजी हो रहा है, देखो 10 से 10 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर? यहाँ बचेगा 1/12, यहाँ बचेगा 1/k इंटू बचेगा 10/2 एंड दिस इज 5। k इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो k आ गया 12 इंटू 5, k आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। k सॉरी, हमें क्या पता k क्या है, 60 आ गई इसकी वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, 60 आ गई। अब हमें चाहिए था जब वो 70 से 60 जाएगा, अब बताओ, तो अब इसको T1 मान लेना और इसको T2 मान लेना, ठीक है। जो बड़ा होता है, जो लार्ज वैल्यू होता है T1, दैट इज स्मॉल वैल्यू, दैट इज T2। नाउ अप्लाई सेम फॉर्मूला गाइस, सेम फॉर्मूला, T1 माइनस T2/T2, ये टाइम निकालना है, 1/k पता है, T1 प्लस T2/2 माइनस T0 एज इट इज। कूल ना? यस। बस ध्यान रखो मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। T1 कितना है सर 70 माइनस 60, तो 10 बचेगा अगेन। T2 निकालना है, K कितना आया सर 60 आया सर, अंदर रख दो, दिस इज 70, दिस इज 60/2 माइनस 25। फिर से वैसे ही सॉल्व करो, इसको ऐड मत करो अभी, ठीक है, इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी। ये 60 आ गया, देखो कैसे करो, फिर से इसमें मल्टीप्लाई करो 50, तो ये आएगा 70 प्लस 60 माइनस 50 डिवाइड में होल 2। उत्तरी, अच्छा सर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, बिल्कुल भाई यही तो चाहिए एग्जाम में, राइट। तो देखो 60 माइनस 50 दैट इज 10, ये हो गया 80/2। देखो क्या फायदा हुआ, ये 0 कैंसिल, ये 4 आ गया, तो ये बचा 10/T2 इक्वल टू 1/6 इंटू ये आ गया 8, सॉरी 4 बचेगा ना, इस 2 से कैंसिल करके, ये वाले 2 से 4 बचेगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 3, 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ठीक है सर। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ,
तो ये आएगा 10/T2 और इक्वल टू यहाँ पे बच गया 2/3, इससे कैंसिल 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, तो T2 आ गया 5 × 3 दैट इज 15 मिनट। 15 मिनट लगेंगे उसको। देखो 80 से 70 जाने में 12 मिनट का टाइम लिया उसने कूल होने में, और 70 से 60 डिग्री तक जाने में उसने 15 मिनट का टाइम लिया। एंड दिस इज हाउ अमेजिंगली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, सपनों में देखना है, और लॉट ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। हर वैरायटी का क्वेश्चन है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट बताना मेरा काम था, फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कराना मेरा फर्ज था आपके वास्ते। बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ऑसम तरीके से इस कॉन्सेप्ट को फील करेंगे तो मजा आ जाएगा, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के डिस्कशन हम कर चुके हैं फाइनली, ठीक है। एंजॉय करना, मस्त प्रैक्टिस करना, और भी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको अपने आप सॉल्व करना, कुछ भी छोड़ के मत जाना। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कॉन्टिन्यूअसली अपनी प्रैक्टिस करते रहे, अपने चीजों को रिवाइज करते रहे, और बढ़िया बढ़िया ऑसम से सीरीज जो भी मैं आपको दे रहा हूं उनका फायदा उठाएं, उनका यूज करें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, हो सकता है नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। खुश रहना, एंजॉय करना, कॉन्फिडेंट रहना और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होने की जरूरत है आपको, आपके साथ हैं हम लोग, राइट। मस्त तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे। ऑसम से नेक्स्ट लेक्चर के साथ एनसीईआरटी एज वेल एज टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ फिर से आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक प्रैक्टिस करते रहना, एंजॉय करना, राइट। एंजॉय करने का मतलब ऐसे नहीं टाइम वेस्ट करना, एंजॉय करने का मतलब पढ़ाई को मस्त तरीके से फील करो यार, दोस्त बना लो उसको अपना, है माइंड को फ्रेश रखो, एंजॉय करो, गाना सुनो, कुछ भी करो यार जो आपको अच्छा लगता है, राइट। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद जरूर लेना। अब हैबिट डाल लो जब तक एग्जाम नहीं होता, राइट, क्योंकि नींद आपको बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है ना। अच्छी नींद बोल रहा हूँ, पता चला पूरा दिन भर सोते रहे, ठीक है, एग्जाम के वास्ते बोल रहा हूँ, ठीक है। और 2 to 5 में बिल्कुल भी हैबिट मत डालना, उस समय बिल्कुल नहीं सोने का, राइट। 2 to 5 में आपने प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।